सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कहाँ तक कंप्लीट किया था बेटा हमने? वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर में कौन सा? पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट? यस यस फाइन। अभी एक वेक्टर है जिससे हम कहते हैं, आगे देखेंगे, नेक्स्ट वेक्टर है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। एक वेक्टर है जिससे हम कहते हैं फ्री वेक्टर। क्या कहते हैं बेटा? फ्री वेक्टर। फ्री अब वेक्टर। ये जो फ्री वेक्टर है, इस फ्री वेक्टर में क्या होता है समझिए। जैसे मान लो कि ये आपको पेंसिल दिखाई दे रही होगी सभी को, राइट? दिख रही है? यस सर। आधी अधूरी दिख रही होगी, राइट? यस सर। तो अगर हम सपोज आपके हाथ में कोई पेंसिल है, अगर हम इस पेंसिल को एक एरो से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सपोज हमारे पास में एक वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने बना लिया है, ठीक है? ये मैंने वेक्टर ले लिया ए, ठीक है? अब ये जो वेक्टर ए है, अगर इसी वेक्टर ए को मैं क्या करता हूं कि पैरेलली शिफ्ट करता हूं। कहां से कहां? देखिए कैसे शिफ्ट करता हूं, समझिए। बाय कीपिंग द सेम मैग्नीट्यूड, इफ आई शिफ्ट इट फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है? उसकी डायरेक्शन चेंज हुई क्या? क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई वेक्टर नो की? सर। नो सर। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है, इसको मैंने इससे पैरेलल शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया, राइट? तो जब मैंने वेक्टर ए को यहां से पैरेलली शिफ्ट किया, तो पैरेलल शिफ्ट करने की वजह से ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम रहा और उसकी डायरेक्शन भी सेम रही। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई एक वेक्टर सपोज ले रहा हूं, ये वेक्टर ले लिया मैंने बी, ठीक है? और इस वेक्टर बी का मैंने मैग्नीट्यूड भी सेम रखा और डायरेक्शन भी सेम रखी। मैंने कुछ इस तरीके से इसे शिफ्ट किया, राइट, इन दिस वे। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? फ्री वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्री वेक्टर। या फिर फ्री हम वेक्टर। इसका दूसरा नाम है पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है? और यू कैन से पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। यानी सर जो शिफ्ट करने के बाद मिला वो फ्री वेक्टर। सॉरी, यानी सर जो जो शिफ्ट किया उसके बाद जो वेक्टर जिस पोजीशन में मिला वो फ्री वेक्टर होगा। एग्जैक्टली मतलब यही वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाता है। ये वेक्टर फ्री वेक्टर ही कहलाएगा ना, बिकॉज उसी वेक्टर को तो हमने शिफ्ट किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ है। तो उसे हमने क्या नाम दिया? फ्री वेक्टर नाम दिया, राइट? वेक्टर। ये जो फ्री वेक्टर है इसका हमें काफी यूज करना है आगे चल के, इसीलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। मतलब इसको मतलब पैरेलली शिफ्ट ना करे तो? पैरेलली शिफ्ट ना करेंगे तो कैसे शिफ्ट करेंगे बताइए आप? अगर आप पैरेलल शिफ्ट नहीं करेंगे बेटा तो किस तरीके से आप शिफ्ट कर पाएंगे? तो हम उसको ऐसे मान लो, सपोज कि मान लो ये मैंने वेक्टर ले लिया सी, ठीक है? अब इस वेक्टर को कोई कहे कि सर वेक्टर सी को ना मैं यहाँ पर बना देता हूँ और उसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो ये वेक्टर सी और ये वेक्टर सी सेम है कि अलग अलग है? अलग है सर। अलग है। तो हमें यहाँ पर फ्री वेक्टर का मतलब ये है कि हमें वेक्टर का ना डायरेक्शन चेंज करना है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है। इस तरीके से जब हम उसे शिफ्ट करते हैं तो उसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं या फिर पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर कहते हैं। बात आई समझ में? यस सर। क्लियर है? यस यस सर। जय। ओके फाइन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, जय समझ में आया? यस सर। पक्का? तो मतलब उसको ऐसे ही आगे थोड़ा ले ले तो मतलब वो चेंज नहीं होगा? मतलब आगे कहाँ ले जाएगा बता? बस सर जैसे वो आपने वेक्टर बी लिया है, हाँ, बस उसको जस्ट थोड़ा आगे ले लो। आपने जैसे उसको ऊपर लिया ना, उसकी जगह आगे ले लो। हाँ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी वेक्टर को यहाँ ले लेते हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम ही रहना चाहिए। सर तो उसको पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर नहीं कहेंगे ना? हाँ, पैरेलल तो नहीं कहेंगे ना?
भाई बात तो एक ही है, हमें तो शिफ्ट करना है उसको। हमें तो शिफ्ट करने से मतलब है ना बेटा। यस हाँ सर। अब जैसे मान लो सपोज आपको दिया गया हो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। अब आप इसको ज्वाइन करना है तो कैसे करोगे? ऐसे तो ज्वाइन कर नहीं सकते कि भाई ये कर दिया और ये कर दिया डायरेक्टली ऐसे। तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आओगे इसके पैरेलली, तभी तो ये दो वेक्टर ज्वाइन हो पाएंगे। बोलो, यस सर। समझ में आया? यस Yes. तो अभी हम इसे और डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसका एंगल एक्चुअली फ्री वेक्टर का यूज जो है वो उसका एंगल वगैरह जब हम निकालेंगे, थीटा के बारे में जो हम स्टडी करेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे कंसीडर किया जाता है, उस टाइम पे हम इस चीज को समझेंगे। बोलो, आई बात समझ में? हेलो? यस हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. अच्छा, अब Yes, समझिए। sir. ओके फाइन, अब आगे देखिए। तो ये हो गया फ्री वेक्टर। अच्छा, मैंने को इनिशियल वेक्टर के बारे में बता दिया था क्या आपको? को इनिशियल वेक्टर? No, sir. अच्छा चलो यही बता देता हूँ। को इनिशियल वेक्टर देखिए क्या होता है। दो तो एक है, यहाँ पर लिख लेते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब को इनिशियल वेक्टर में क्या होता है कि दे इनिशिएट फ्रॉम द सेम पॉइंट। को इनिशियल का मतलब क्या होगा? दे इनिशिएट फ्रॉम द सेम पॉइंट। फॉर एग्जांपल मान लो एक ये वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा एक वेक्टर हमने ये ले लिया, तो ये दोनों जो वेक्टर है उसको क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? को इनिशियल वेक्टर। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। यस और नो? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से एक और है, इसे कहते हैं को टर्मिनस। क्या नाम दिया है बेटा? को को टर्मिनस वेक्टर। तो को टर्मिनस वेक्टर में क्या होता है समझिए। को टर्मिनस वेक्टर के अंदर सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है, और एक वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया, सॉरी इस तरीके से। अब ये दोनों क्या है, वेक्टर एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। दिस टू बोथ वेक्टर्स आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट, तो इसे हम क्या नाम देंगे? को टर्मिनस वेक्टर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? को टर्मिनस वेक्टर। बोलो, आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो? क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर दो से ज्यादा वेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हो तो भी तो को टर्मिनस वेक्टर होगा। है। एग्जैक्टली, यस यस यस, तो भी होगा। सपोज मान लो यहाँ पर सर मैंने तीसरा लगा दिया। यस, सर कोई भी पॉइंट पे मीट हो तो? कोई भी पॉइंट पे नहीं, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे मीट हो या दोनों एक ही पॉइंट पे मीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये दो यहाँ मीट कर रहे हैं, अब कोई भी पॉइंट का मतलब तो ये थोड़ी कि यहाँ पर आपने कोई पॉइंट बना लिया तो यहाँ तो मीट ही नहीं कर रहे। ये पॉइंट ए जो है इस पे तो मीट ही नहीं कर रहे, तो इसको थोड़ी ना को टर्मिनस वेक्टर कहेंगे। भाई जिस पॉइंट पे वो सर दो ऐसा नहीं। वेक्टर के एंड पॉइंट्स मिलते हैं, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब कि जो ये हेड्स हैं, ये हेड मिल रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था बीच में? समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। ओके फाइन, पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यस सर, नो डाउट। राइट। तो ये हो गया। अच्छा, को टर्मिनस वेक्टर, को लीनियर वेक्टर हो गया था कल ही, को इनिशियल वेक्टर भी हो गया। अच्छा, अब हमें कौन सा पढ़ना था? कौन सा बचाया था मैंने? एक तो बताया था आपको यूनिट वेक्टर। Unit. यूनिट वेक्टर, और दूसरा कोई बताया था कि इसके अलावा? फ्री वेक्टर बोला था, वो तो करवा दिया है ना? यस सर फ्री वेक्टर यूनिट वेक्टर भी बोला। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिट वेक्टर, अब सबसे पहली चीज तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 1। क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज magnitude of a unit vector is
1। ठीक है, दूसरी चीज समझिए कि ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए ठीक है कैप। बोलो, आई बात समझ में? यस सर यस अब इसे लिखते कैसे हैं ए कैप को? तो इसे लिखा जाता है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, मतलब कि जो ए है उसको हमने डायरेक्शन के साथ नोटेशन प्रोवाइड किया है, एंड वेक्टर ए का मॉड। वेक्टर ए का मॉड समझते हैं आप? मतलब कि वी आर Yes, टॉकिंग sir, अबाउट only इट्स magnitude. मैग्नीट्यूड। यस, नीचे पॉजिटिव या राइट। तो आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय मॉड्यूलस ऑफ ए की जगह सिंपल ए भी लिख सकते हैं। सिंपल ए का मतलब भी क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। बोलो, आई बात समझ में? सर ऊपर डायरेक्शन और नीचे मैग्नीट्यूड है। यस, ऊपर डायरेक्शन है और नीचे मैग्नीट्यूड है। एग्जैक्टली ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो Yes. है ए कैप, इसका क्या होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सपोज मैं अभी आपको बताऊं कि वेक्टर ए जो है, यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये एक्सिस ले लिए। इसमें हमने कोई कोऑर्डिनेट, हमने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया, वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर हमने लिया, ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस पे भी है। मतलब कि जेड एक्सिस पे है, मतलब कि क्या है कि वेक्टर ए का रिजोल्यूशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे लिया हुआ। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि वी कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप। अभी सिर्फ समझने के लिए समझा रहा हूँ, अभी इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, तो वेक्टर ए को हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। अब यहाँ पे समझो, एक्स एक्सिस पे हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस पे हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आई। जब हमने यहाँ पर वेक्टर ए लिखा है तो लिखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है एंड जेड एक्सिस पे भी है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर एक बार रिपीट Yes, करो। sir. मेरे कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है उसका कंपोनेंट मतलब कि उसका पार्ट एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस पे भी है। ठीक है, तो वेक्टर ए को हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर Yes, अब sir. यहाँ पर समझिए कि अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं? इसके मैग्नीट्यूड की। तो मॉड ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये मॉड ऑफ ए हो गया। बोलो, आई बात समझ में? Yes. जब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ ए Sir, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हाँ, क्या कह रहा हो बेटा? सर इसका पूरा प्रूफ है क्या? मतलब ये पूरा प्रूफ है? आवाज कट रही है बेटा आपकी, फिर से बोलिए। हाँ, अभी तो मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वेक्टर ए इज रिप्रेजेंट्स एंड व्हाट एग्जैक्टली मॉड ऑफ ए रिप्रेजेंट्स। तो बस वही आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हम इसे थोड़ा सा आगे चल के डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं इन चीजों को। ठीक है, सर ये समझ नहीं आ रहा था। कोई इश्यू नहीं है बेटा। इसमें मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग मॉड को कैसे लिखते हैं इन शॉर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ तो मॉड क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट ऑफ 13, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √13 आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो Yes, बताओ sir. पहले। अभी हम लोग ने एज सच वेक्टर शुरू नहीं कर दिया है, कि आपको चीजें ये बता रहा हूँ जो वो बहुत ही बेसिक्स हैं, जो आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बेटा। सर ये सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए है या फिर सभी वेक्टर्स के लिए है? सब 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 सभी वेक्टर में यही रहता है, मतलब कि ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है एक्स Okay. वाई एक्सिस पे है या नहीं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो यही रहता है बेटा, जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसका जो तरीका है वो यही रहता है। सर ओके सर। सर आपने ये z एक्सिस का रिलेशन a के साथ समझा ना, वो समझ नहीं आया। ठीक है, रुकिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। ये तो क्लियर है सभी को, ये क्लियर है? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है। अब समझिए, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये जो एक्स एक्सिस पे मैंने एक वेक्टर ले लिया आई कैप, क्या ले लिया मैंने, एक वेक्टर आई कैप, ठीक है। और वाई एक्सिस पे ले लिया जे कैप, और जेड एक्सिस पे हमने ले लिया के कैप। ये तीन ले लिए, एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, एंड जेड एक्सिस पे के कैप। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बेटा बात करें, क्या करें, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी विल से कि मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 1, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके सर। अब समझिए आगे। Any vector can be written as the product of unit vector in the direction and magnitude of the given vector. फिर से रिपीट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, any vector जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से, कैन बी written as the product of unit vector। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना होता है, 1। 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन and magnitude of the given vector। तो अब आप समझिए, मान लो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कुछ इस तरीके से कि ये हमने एक वेक्टर ले लिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर मतलब कि मान लो ये मैंने ये यूनिट कंसीडर किया कि ये एक यूनिट है, ये कितना है, एक यूनिट है। ठीक है, मैंने एक एक यूनिट के यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले ली कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यूनिट वेक्टर ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये
ये जो यूनिट वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसके इक्विवेलेंट है? ये जो हमने वेक्टर ए कंसीडर किया है, ये जो आपको इतना बड़ा सा जो ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में ही हमने ये यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दिस वेक्टर ए इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ ए कैप। ए कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर, ए कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अब एक एक यूनिट के मैंने कितने ले लिए? 6 ले लिए। तो दिस, अब आप एक चीज समझो कि यहां पर हमने जो एक वेक्टर लिया, दैट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यस और नो? यस सर। ये जो हमने छोटे छोटे 6 वेक्टर्स लिए हैं, दोज वेक्टर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, सॉरी, दोज वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये जो छोटे छोटे हमने यूनिट वेक्टर लिए हैं बेटा, वो छोटे यूनिट वेक्टर्स किसके डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यस और नो? यस सर। तो मैंने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए कैप, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया बेटा? ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ए कैप इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर ए की जो वैल्यू है, अब आप समझो कि वेक्टर ए एक्चुअल में कितना था? 6 टाइम्स ऑफ ए था। वेक्टर ए कितना था? 6 टाइम्स ऑफ ए था, यस और नो? यस यस सर। यस तो यहाँ पे हम लिखेंगे, समझो यहाँ पर कि अगर आपसे कहा जाए कि ए कैप होता क्या है, तो भाई ए कैप होता है वेक्टर ए बाय ए, यस और नो? होता है कि नहीं होता? यस सर। ठीक है, यस तो यहाँ पर ये Yes, जो sir. वेक्टर ए आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए कैप बाय ए? एक मिनट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दिस ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय 6, यस और नो? यस सर। Yes, और sir. ये जो आपको 6 दिखाई दे रहा है, दिस 6 इज व्हाट? इट्स अ मैग्नीट्यूड, इट्स अ यस सर। मैग्नीट्यूड, यस और नो? Magnitude. तो Yes, sir. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दैट ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय ए। Yes, sir. बोलो आई बात समझ में? यस पक्का? Yes, sir. अब क्लियर है Yes, sir. यूनिट वेक्टर क्या होगा? सर हाँ Yes. सर आपने लास्ट 5 मिनट्स में क्या पढ़ा है वो वापस से रिपीट करोगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, नाउ ये हो गया बेटा यूनिट वेक्टर का कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उन 2 वेक्टर्स को हमें ग्राफिकल मेथड से क्या करना है? ऐड करना है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड से हम ऐड करें उससे पहले हम ये आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स हैं तो 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा आएगा वो एंगल थीटा क्या होगा, राइट? तो सपोज अगर हम मान लें यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मैं 2 वेक्टर ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, लिख देता हूँ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए Yes. जैसे एक वेक्टर हमने ये ले लिया और दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया। हाँ कुछ कह रहा है एकदम? Yes, sir. बोला. ओके फाइन। तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर ले लिया ए और ये वेक्टर ले लिया हमने बी, और इन दोनों के बीच में ये एंगल क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है, राइट? हाँ कि ना? यस सर।
Yes, ठीक है, अब समझो angle between two vector means smaller of the two angle between the vectors when they are placed tail to tail by displacing either of the vector parallel to itself. जैसे कि अगर मान लो यहां पर मैं करूं फॉर एग्जांपल सपोज ये हमने वेक्टर ले लिया ए, ठीक है, और यहां पर अगर मैं ये ले लूं वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल क्या आ जाएगा? थीटा आएगा। यस सर। अच्छा, नो सर। तो क्या ये वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। गलत है, टेल टू टेल। क्या आना चाहिए? टेल टू टेल। टेल टू टेल आना चाहिए। ओके, तो अगर हमें टेल टू टेल करना है तो बताओ कैसे करेंगे फिर? क्या हम इस वेक्टर को कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं आगे की तरफ पैरेलल शिफ्टिंग मेथड? यस सर। क्या कर सकते हैं? यस सर। पैरेलल शिफ्टिंग मेथड का यूज करेंगे या फिर फ्री वेक्टर जैसे हमने कहा है अभी तक उसका यूज करेंगे। तो ये आपका वेक्टर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आएगा यस और नो? यस सर। और ये Yes. एंगल जो Yes, बन रहा होगा sir. एंगल क्या आएगा आपका? थीटा एंगल आएगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। मतलब जो भी आप इसको एंगल को ले रहे हो Yes. अल्फा बीटा जो भी आपको कंसीडर करना है वो एंगल आपका दो इनके बीच में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर समझें कि एंगल थीटा जो हम लेते हैं या तो वो हेड टू हेड के बीच में आना चाहिए या तो टेल टू टेल के बीच में आना चाहिए। बोलो आई बात समझ में? यस Yes sir. यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूं कि जैसे यहाँ पर सपोज अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं वेक्टर ए, किसी बच्चे का माइक ऑन रह गया है जरा एक बार देख लें। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया वेक्टर ए और ये मैंने वेक्टर ले लिया बी, समथिंग लाइक दिस, और इन दोनों के बीच में ये एंगल हो गया थीटा। दिस एंगल इज वेक्टर ए एंड दिस एंगल इज वेक्टर बी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बताओ? सर वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर देंगे। आगे या तो आप वेक्टर ए को आगे शिफ्ट करो या तो वेक्टर बी को आप यहाँ पे लेके आओ और फिर ये एंगल मेजर करो। इन दो में से एक ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। बोलो आई बात समझ में? या तो ये एंगल बनेगा या तो फिर आप वेक्टर ए को आगे लेके आएंगे तो फिर ये एंगल बनेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आया सभी Yes. को? क्लियर है बेटा? Yes. पक्का? पक्का। यस सर। गुड। तो इस तरीके से तो हम क्या निकालेंगे बेटा? एंगल निकालेंगे। समझ में आया? हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है, और अगर आप स्मॉलर एंगल लेके चलते हैं, जैसे कई कई लोग कहते हैं कि स्मॉलर एंगल ले लो, स्मॉलर एंगल ले लो, इट इज नॉट नेसेसरी। वो सब फालतू की बातें होती है। कुछ बुक्स में लिखा भी है कि स्मॉलर एंगल लेके चलो, हम भी कहते हैं, लेकिन वो कब कहते हैं? जिससे कि आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्मॉलर एंगल लेके ही चलिए, आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है या आपका क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा नेगेटिव साइन जो है वो थोड़ा सा कम आता है, बस वही एक उसका रीजन होता है। समझ में आया? Yes. क्लियर? Yes. यस सर। Clear. ठीक है, अब देखिए आगे। जस्ट यहाँ पर आप ये एंगल थीटा लेते हैं, ये आप एंगल 360 माइनस थीटा लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्मॉलर एंगल जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि 0 इज लेस और इक्वल्स टू थीटा इज लेस इक्वल्स टू पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में एंगल लेने से फायदा ये होता है कि नेगेटिव साइन के चांसेस कम हो जाते हैं। दैट्स इट।
आपको 0 से पाई में खेलना बहुत अच्छे से आता है, पाई से थ्रू 2 पाई के बीच में खेलना नहीं आता है अच्छे से, इसलिए हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर है बेटा? ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट। अब आगे देखिए, ये हमने समझ लिया, हाँ भाई समझ लिया। यस सर। यस सर। अब एक सर इसको सॉल्व कैसे कर? किसको? अरे अभी तो मैं सिखा रहा हूँ बेटा, सिखा ही रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज इफ इट इज गिवन समथिंग लाइक दिस, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, यहाँ लिख दिया ये एक्स एक्सिस, और ये हमने ले लिया वेक्टर ए, और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। सिमिलरली ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमने ले लिया वेक्टर बी, राइट। सिमिलरली यहां पर हमने ले लिया वेक्टर, मतलब एक्स एक्सिस का लॉन्ग, और यहां पर मैंने ले लिया वेक्टर सी, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि बेटा ये एंगल 30 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री है। क्लियर है? यस सर। अब ये तो क्वेश्चन है, अब कहा क्या जा रहा है कि 3 वेक्टर्स वेक्टर ए बी एंड सी आर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है दैट फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालो, तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और तीसरा हमने निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा अब समझिए, अगर हम ये कहें कि वेक्टर ए और बी के बीच में निकालना है, मतलब इसका और इसका यूज करना है हमें, अब समझो कैसे करेंगे। देखो ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, बताओ कितना एंगल आएगा वेक्टर ए और बी के बीच में? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कैसे आया तो समझो कि ये एक्स एक्सिस की लाइन है, मैं एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, और उसी पे सारे ले लूंगा। ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है वेक्टर ए ये है, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है? 30 डिग्री एंगल पे है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया वेक्टर बी विच इज एट 30 डिग्री एंगल। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया? 60 आ गया। नाउ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो बी और सी दोनों एक ही लाइन पर हैं। अच्छा वेक्टर सी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कितने एंगल पे है वेक्टर सी? 45 पे है। वेक्टर सी कितने पे है? ये 45 डिग्री पे है, 45। ठीक है। अब पूछा गया वेक्टर बी और सी के बीच में एंगल कितना आएगा, तो ये रहा वेक्टर आपका, कहाँ गया भाई, हाँ ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है आपका, रेड कलर से वेक्टर सी बनाया है, राइट? यस सर। ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना आएगा? 15। तो ये एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर बी एंड सी के बीच में एंगल कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर वेक्टर ए एंड सी के बीच में आपसे पूछा जा रहा है, तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर 60 सी ये है, 75। ठीक है। तो ए और सी के बीच में एंगल कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। तो यहाँ लिख देते हैं 75 डिग्री।
बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. पक्का? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। बोलो कोई डाउट? पक्का किसी को नहीं सर है? ये थर्ड वाला पता नहीं चला सर, 75 डिग्री वाला। देखो बेटा, ये वेक्टर ए है और मैं सारे हटा रहा हूँ, ठीक है? बाकी के तो समझ में आ गए ना? तो वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना था? 30 डिग्री। और सी और इसके बीच में एंगल कितना था? इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो ये वेक्टर सी है आपका, और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो वेक्टर ए और सी के बीच में ये कितना एंगल आएगा? कितना एंगल आएगा? बोलो भाई, ये 30 है, ये 45 है, तो टोटल एंगल कितना है ए और सी के बीच में? 75 डिग्री। बस, तो हो गया 75। समझ में आया सभी को? हाँ यस कि ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो वेक्टर ए और Yes, वेक्टर सी के बीच का हमें एंगल मिल गया 75 डिग्री। फाइन। yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? No, sir. तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब समझिए। अब हमें इसे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो या ग्राफिकली हमें इसे ऐड करना है, देयर आर टू मेथड्स फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है? लेट्स से एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की अगर हम बात करें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं बेटा, क्या करना चाहते हैं? दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो व्हेन वी आर लुकिंग फॉर टू ऐड द टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक है ग्राफिकल मेथड है, एक कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड है जिसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड। समझ में आया? एक मेथड कौन सा है? ग्राफिकल, और दूसरा मेथड कौन सा है? एनालिटिकल। बोलो यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एनालिटिकल के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। एक पहला है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? और दूसरा है ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये दो मेथड है हमारे पास में एनालिटिकल की। अच्छा, अब समझिए, अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी? ग्राफिकल मेथड की। किसकी बात करेंगे हम लोग? ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो समझिए। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। लेट्स से वी हैव वन वेक्टर ए और एक और वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर बी। तो whenever you want to add two vectors, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा? हम इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जिस वेक्टर ए के हेड पे क्या करेंगे? ये जो वेक्टर ए है इसका हेड इसे कहते हैं बेटा, और ये है इसे कहते हैं टेल, ठीक है? तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का क्या रखेंगे? टेल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? टेल। तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये वेक्टर बी ले लिया और ये वेक्टर ए ले लिया। अब वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का जो हम टेल रखेंगे तो कुछ किस तरीके से रखेंगे? तो वी विल पुट इट लाइक दिस कि वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी
ये ले लिया हमने, तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल ले लिया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल, एंड नाउ लेट्स ज्वाइन दिस टू वेक्टर्स, इसका टेल और इसका हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, क्या करना है? यस सर। हाँ डेफिनेटली, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। हमने क्या किया कि एक वेक्टर का हेड लिया, उस वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का हमने टेल रखा, टेल मतलब पीछे वाला पार्ट, उसका हमने प्लेस किया। फिर वेक्टर ए का टेल एंड वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड, इन दोनों को हमने तीसरे वेक्टर से ज्वाइन कर दिया, कुछ ऐसे दिख रहा है आप सभी को? फिर से देखो, एक और बार बताता हूं। मान लो ये हमने लिया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का क्या है? हेड है कि नहीं? और ये Yes, वेक्टर sir. बी का क्या है? इसे क्या कहेंगे? टेल कहेंगे। क्या कहेंगे? टेल। टेल। तो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखा, और वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक हम एक नया वेक्टर बनाएंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर सी से, और वेक्टर सी को हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। ट्रायंगल की दो हाँ ट्रायंगल की अगर दो साइड्स को ऐड करेंगे तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी ना? हाँ। तो सर ये इक्वल कैसे हुआ, वेक्टर सी और ए प्लस बी? इक्वल कहाँ हुआ? मैंने वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी से बड़ा हुआ सी। तो इक्वल्स टू कैसे? अरे भाई, ए और बी का एडिशन करोगे, ये वेक्टर है, इट्स नॉट अ स्केलर, इट्स अ वेक्टर। अगर वेक्टर ए, और मान लो वेक्टर ए है 2i कैप, वेक्टर बी आपने लिया 3i कैप, और वेक्टर सी आप लिखोगे वेक्टर ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3i कैप, मतलब कि 5i कैप। समझे? यस सर। हाँ, कुछ इस तरीके से, फिलहाल कुछ इस तरीके से समझे यहाँ पे से। अब आया समझ में? यस सर। अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा, लेकिन अभी हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, पहली चीज तो हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये वेक्टर है, ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है बेटा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से मतलब होता वही है, लेकिन जब हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर वो पूरा अलग तरीके से उसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकल के आता है। समझ में आया? यस सर। तो ये है ग्राफिकल मेथड। अब ये ग्राफिकल मेथड में तो हमने क्या किया, उसको ऐड किया। क्या किया? ऐड। अगर सब्ट्रैक्शन कहा जाता तो क्या करते हैं? तो सिमिलरली, जैसे अगर हम ये कहें कि भाई ये वेक्टर ए है, और इस वेक्टर ए के हेड पे ये वेक्टर बी का टेल रखा हुआ है, और इन दोनों को ऐड किया था इस तरीके से, तो ये अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, समझ में आया? ये क्या है? वेक्टर ए, और ये क्या है? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को हम क्या करेंगे? ऐसे ले लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट करना है तो। यस और नो? अगर आपको पता है कि इसको इसके ऊपर रखने से, ये वेक्टर ए का जो हेड है, इस वेक्टर ए के हेड पे इसे रखने से दोनों का एडिशन हो रहा है, तो अगर ये प्लस बी है, सपोज मैं ये कह रहा हूं कि बेटा ये प्लस बी है, दिस इज प्लस बी, और ये पॉइंट लिया, तो माइनस बी क्या होगा? इससे ऑपोजिट, ये माइनस बी होगा। Yes.
यस सर। ये माइनस बी होगा कि नहीं? यस सर। अगर अगर मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में प्लस बी है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। तो साउथ में क्या होगा? माइनस बी होगा। यस और नो? यस तो इसे माइनस बी को हमें क्या करना है? इसमें ऐड कर देना है। तो माइनस बी को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि उसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेके हमने उसे ऐड कर दिया। तो सपोज ये माइनस बी है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी होगा। अब आप समझिए कि ये हो गया वेक्टर ए माइनस बी। ये क्या आ जाएगा? वेक्टर ए माइनस बी। तो जब वेक्टर ए माइनस बी करेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमें कुछ इस तरह मिलेगा। मान लो ये मिलेगा रिजल्टेंट, ये आएगा वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस पक्का? यस सर। यस सर। गुड। एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर यहाँ पे लेकिन अगर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए चाहिए होता तो वेक्टर ए की डायरेक्शन उल्टी कर देते। देखो, अगर आपको वेक्टर बी माइनस ए करना है तो उसी तरीके से आपको गिवन भी होगा, राइट? जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको गिवन भी होगा। फिर जैसे यहाँ पर आप एक चीज समझिए, मैं बता देता हूँ। इसे कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर ए के ऊपर मैंने वेक्टर बी रख दिया और ये मैंने ऐसा कर दिया, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब आप देखो क्या एक साइकिल कंप्लीट हो रही है? सर सी उल्टा नहीं है सर? अरे रुक जा गुरु, वही तो कह रहा हूँ, तो रुक जा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ठीक है? तो क्या ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? यस तीनों यस सर। यस सर। जब Yes. तीनों वेक्टर इस तरीके से रखे जाते हैं तो हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। क्या लिखा जाता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर सी लिखा जाएगा। यस और नो? यस यस सर। तो यहाँ से एक चीज तो Yes. क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये जो वेक्टर सी की आपने डायरेक्शन कंसिडर की है वो एक्चुअल में जो है उससे क्या है? ऑपोजिट है। इसका मतलब डायरेक्शन क्या आनी चाहिए? इससे ऑपोजिट आनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपका वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है तो वेक्टर सी कैसा आना चाहिए? वेक्टर सी बी कैसा से आना? हेड। ये आना चाहिए। बी पे हेड। यस और नो? ये आना चाहिए, तभी तो वेक्टर सी इज इक्वल्स वेक्टर Yes. बी होगा। तो यहां से भी हमने ये प्रूव कर दिया। बोलिए, कोई डाउट? नो सर। तो एडिशन और सर सब्ट्रैक्शन, इसका नेम क्या है? इसे वैसे तो बेटा कहते हैं देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं इसको, लेकिन पॉलीगन लॉ के अंदर हम लोग सिर्फ 3 से काम नहीं चलाते, 6 से वेक्टर लेते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो बच्चे ने क्वेरी की इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दिया कि ये कैसे हो रहा है। बाकी इसको हम नॉर्मली अगर आप कहना चाहते हैं तो वी कैन से इट्स अ ग्राफिकल मेथड, एडिशन ऑफ ग्राफिकल मेथड से हमने इसे एडिशन किया है इसका। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के बेस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप काफी सारे क्वेश्चंस को इजी बनाओगे आगे चल के। आई बात समझ में? ओके सर। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? नो सर। नो नो सर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना ग्राफिकल मेथड का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर। ठीक,
अच्छा, अब समझिए आगे हमारे पास में नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट क्या है? एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड के अंदर एक आता है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझिए एनालिटिकल मेथड, ठीक है। इस एनालिटिकल मेथड के अंदर एक चीज आती है जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है बताइए? मैं बताता हूँ आपको, कहां से पता होगा। सपोज ये हमने ले लिया एक्स एक्सेस, क्या ले लिया हमने? एक्स एक्सेस ले लिया, और इस एक्स एक्सेस पे हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर कंसीडर किए इसके ऊपर, ठीक है। एक वेक्टर ले लिया ए और दूसरा हमने वेक्टर ले लिया बी। सपोज ये वेक्टर आ गया ए और ये वेक्टर ले लिया बी। अब इस वेक्टर ए के पैरेलल एक और वेक्टर हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है कुछ इस तरीके से, और वेक्टर बी के पैरेलल भी हमने यहाँ पर एक और वेक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? इसका मतलब ये, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये साइड वेक्टर ए होगी और ये साइड वेक्टर बी होगा। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब हमने क्या किया बेटा कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे अब इसका नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर। नहीं, आर नहीं देते, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू। इसको नाम दे देते हैं एस, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो क्यू आपको दिखाई दे रहा है, इस क्यू से मैंने एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया। इस क्यू से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया। तो जब इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कुछ उस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका एम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नाम दिया मैंने इसको एम। अब आप यहाँ पे समझिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, थीटा एंगल, हाँ कि ना? यस यस अच्छा, और एक एंगल यहाँ भी होगा, वही थीटा एंगल होगा ये भी, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, सॉरी वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट सपोज मान लो यहाँ पर कहीं मिलता है हमें, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया रिजल्टेंट आर। क्या नाम दे दिया? रिजल्टेंट आर। अब ये जो रिजल्टेंट आर है और ये वेक्टर ए है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो है उसके बीच में एंगल बन रहा है अल्फा। क्या एंगल बन रहा है बेटा? अल्फा। क्या एंगल बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है। बोलो इतनी अल्फा। चीजें क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, अब समझिए आगे। अब जैसे अब आप यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल कौन सा? तो अब देखिए ट्राइंगल दिख रहा होगा ओ क्यू एम। क्या ये एक ट्राइंगल है? यस यस तो एक ट्राइंगल Yes, sir. आएगा आपका ओ क्यू एम, और एक और ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें एस क्यू एम। देयर आर टू ट्राइंगल्स, एक बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस यस पक्का? Yes, तो sir. यहाँ पर दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास में। एक तो ट्राइंगल हो गया ओ क्यू एम एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एस क्यू एम। अब हमें सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल है उसका यूज करते हैं। और जब ट्राइंगल ओ क्यू एम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। यस क्यू एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आप समझिए कि जो ओ एम है, मतलब ओ से लेकर एम तक, तो ये क्या है?
तो बेटा ओ से लेके एस तक तो आपको क्लियर है कि ये ए है, लेकिन एस से लेकर एम तक क्या है वो हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इस काम करते हैं, QM को मैं लिख लेता हूं, QM को क्या लिख सकते हैं, OS प्लस SM का होल स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर लिख सकते हैं इतना, यस सर। ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ पर आपको एक छोटा ट्राइंगल भी मैंने बताया था, ट्राइंगल SQM। क्या बताया था, ट्राइंगल SQM। तो फ्रॉम सर उसमें आपने थोड़ा सा गलत नहीं लिख दिया था। सर वो एमओ स्क्वायर का नहीं होगा, एमओ प्लस सर ये ओएस। ओएस कहाँ से आया सर? एक मिनट, रुक जा। यस 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 सर यस, QS माइनस सर SM होगा ओएम स्क्वायर का होगा। हाँ मैंने हाँ आगे सर। पीछे कर दिया था, हाँ सही है सही है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया बेटा। यस सर। अच्छा अब Yes, आगे यस सर। देखो। यस। अब ट्राइंगल SQM, तो ट्राइंगल SQM में हम लिख सकते हैं SQ स्क्वायर इक्वल्स टू QM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे, QM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। तो अब यहाँ पे समझिए, इसको ध्यान रख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर OQ का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये OS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OS OSSM इंटू SM प्लस प्लस SM SM स्क्वायर। स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर हो जाएगा। यस। अब आप देखिए यहाँ पर SM स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, SQ स्क्वायर। SQ स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा OS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OS इंटू SM प्लस, इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो ये आ जाएगा SQ स्क्वायर। क्या आ जाएगा, SQ स्क्वायर। अब आप समझिए OS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OS इंटू SM प्लस SQ स्क्वायर। अब OS है क्या, OS क्या है, तो O से लेकर S तो है एक, ठीक है। फिर SM क्या है, तो SM ये है जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है तो हम निकालेंगे। फिर SQ क्या है, तो S से Q ये है, मतलब ये B होना चाहिए, तो SQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं B। और हमें क्या पता नहीं है, तो हमें SM पता नहीं है, SM पता नहीं है तो उसे हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे समझिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था बेटा कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है छोटा सा कुछ इस तरीके से, राइट। और इस पे है S Q और M, ये है S, ये है Q और ये है M, जिसमें ये है B, ये कितना ये बना है B, और ये एंगल थीटा है। अब आप बताओ कि अगर ये B है तो एक्स एक्सिस का अलोंग इसका जब हम कंपोनेंट लेंगे, सब मुझे कंपोनेंट लेना अभी आपको सिखाया नहीं गया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कंपोनेंट लिए जाते हैं। मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई वेक्टर ले लिया B, तो जब वेक्टर B लेते हैं तो ये एंगल थीटा बनता है। अगर ये एंगल थीटा है सपोज, तो वेक्टर B ने जिसके साथ एंगल थीटा बनाया होता है उसे हम लिख सकते हैं B cos थीटा। क्या लिखते हैं, B cos थीटा। और उसका जो अपोजिट साइड होता है, मतलब ये, इसे हम लिखते हैं B sin थीटा। बोलो आई बात समझ में। यस। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और ये वेक्टर B ये है, और ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B cos थीटा।
और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल थीटा बनता है वो क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा। फिलहाल आप इसको इस तरीके से याद रखिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस Sir. क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. तो ये जो एस एम आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये बी कॉस थीटा हो जाएगा? बी cos थीटा। क्या हो Yes, जाएगा? sir. बी कॉस थीटा हो बी जाएगा, कॉस। राइट। और ये कितना होना चाहिए, ये बी साइन थीटा होना चाहिए। इसका मतलब Yes, ये sir. क्यू एम जो है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, बी साइन थीटा के इक्विवेलेंट होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो क्यू एम हो जाएगा बी साइन थीटा और एस एम हो जाएगा बी कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. एस एम मैंने लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा और क्यू एम को हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस। यस तो अब आप समझिए ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर, ओ एस मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ एस मतलब ए। एस एम की वैल्यू कितनी है बेटा, बी कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे बी कॉस थीटा प्लस एस क्यू का स्क्वायर। एस क्यू मतलब कहाँ से कहाँ है, ये रहा एस क्यू। एस क्यू का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, एस क्यू क्या है हमारे पास में, बी है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है। और ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू मतलब क्या हो गया, ये रहा ओ और ये रहा क्यू, ये ओ क्यू है। ओ क्यू किसके इक्विवेलेंट है, आर के इक्विवेलेंट है। ओ क्यू Yes. किसके इक्विवेलेंट है, आर के इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, आर स्क्वायर। so what we can write r square equals to a square plus b square plus 2ab cos theta। तो r की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta आ जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? यस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई नो। डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। नो ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ये हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज किया है। और इससे हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट मिला r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, एनीवन? नो सर पक्का? No, sir. ओके ग्रेट। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस आते हैं, उन केसेस को भी स्टडी करेंगे। और ये जो एंगल आपको अल्फा दिखाई दे रहा है, ये एंगल अल्फा कैसे फाइंड किया जाता है ये भी हमें देखना रहेगा। ये अल्फा आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ यस Yes.